तो महंगाई तो चुनाव होगा तो महंगाई तो बढ़नी है। महंगाई तो बहुत पहले बढ़ी है तो आदमी का रोजगार में बिजनेस तनख्वाह नहीं बढ़ी, सैलरी भी तो बढ़ी है। लेबर था पहले 200 रुपये में लेबर आता था, अब 400 रुपये 500 रुपये लेबर ले रहा, तो वो नहीं दिख रहा है आदमी को। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की बात, बहुत बुरे परिणाम आएंगे। आप देखिएगा, ये 400 पार 400 हार इनका नारा है। 400 पार नहीं 400 हारेंगे। जिस तरीके से आप गरीबों के घर उजाड़ कर, कहना नहीं चाहूँगा और तो चीज़ें बनाकर आप वोट पाते हैं, पर गरीबों के घर उजाड़ते हैं। सत्ता बदलनी चाहिए। बिल्कुल सत्ता बदलनी चाहिए। इन झूठों मक्कारों की सत्ता बदल देनी चाहिए। ये एक्चुअल में 400 पार सीटें नहीं हैं, 400 पार है 100 रुपये का पेट्रोल, 400 पार 100 का डीजल, 400 पार 100 का तेल, 100 का रिफाइंड, 400 पार। सत्ता में 2024 में आ जाएगा, 1000 रुपये का सिलेंडर आपको 4000 का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 2024 में अगर ये निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में तो दोबारा से काबिज होता है तो हर चीज़ के दाम 4 गुने हो जाएंगे। निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है तो ये भी उसको समझना पड़ेगा। तुम सत्ता में आने के लिए तुम तो इंतजार कर रहे हो कि किसान बॉर्डर पे है, 50-100 जवान मर जाएं, 50-100 किसान मर जाएं, ताकि तुम्हारी जो 2019 की चाल है जिस पे 42 जवान मरे थे उसकी मौत पे तुमने शहादत की थी। अब तुम चाहते हो किसी तरीके से जवान और किसान मर जाए ताकि उनकी मौत पर फिर एक बार सत्ता में आया जा सके। तुम मौत पर सत्ता करने वाले निर्लज प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, मैं तुझे खुला चैलेंज देता हूँ, तू इस बार सत्ता में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं जाने अरे का तो जान रहे ना, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अगर रामदेव खड़े हुए हैं तो रामदेव को दे, ना तो कोई ना दे। आप ऐसा काहे बोल रहे हो? और का ये सब नेता है ही कहूँ के। अगर आप सिख हैं तो आप खालिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। सिर्फ यही चलता है इनकी गवर्नमेंट में और कुछ नहीं चलता। 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। आपको लगता है कि आपके साथ आने और जनता के बीच में आप जाइए? आप सड़क घेर के क्यों बैठेंगे भाई? आप सरकार को मजबूर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे सरकार को। न्याय यात्रा में कहीं न्याय था? जिस जोड़ों में सारे जितने देश के विरोधी थे उनके साथ जुड़े हुए थे, अर्बन नक्सल सारे उनके साथ घूम रहे थे, जिन्होंने आज तक देश जोड़ने की बात नहीं की, राजीव गांधी के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थे। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। तो अभी हम राजधानी लखनऊ के मशहूर चाय स्टॉल पर मौजूद हैं, यानी कि शर्मा की चाय। यहाँ पर जब भी कभी आते हैं तो यहाँ पर भारी भीड़ देखी जाती है। इस वक्त भी भीड़ है लोगों की। तो चुनावी माहौल जानने की कोशिश करते हैं जनता का कि जनता इस बार किसको वोट कर रही है, किसको इस बार देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। सर बताएं, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। माननीय मोदी जी को। किस तौर पर? 400 प्लस सीट लेके आएंगे। जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और क्या मतलब जो श्री राम मंदिर बनवाया है उसके बारे में क्या राय है, क्या कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत ही भव्य और नव्य मंदिर बनाया है और आज आप देखोगे कि मंदिर के साथ साथ वहाँ पे लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रोजगार भी मिला है। CAA लागू हो गया, 370 भी प्रधानमंत्री लेकर आए और साथ में राम मंदिर, किस तौर पर देखते हैं इसको? ये मैम तीनों जो ऐतिहासिक उपलब्धि है, किसी की बस की बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है वोट के लिए है। नहीं मैम, वोट तो बहुत पहले से भी होता रहा है ना। बीजेपी पहले भी लड़ी है और भी पार्टियाँ पहले लड़ी है, लेकिन जो ये काम है ऐतिहासिक काम है, किसी की बस की बात नहीं थी कि हो पाता। किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को करेंगे। आप युवा हैं, युवाओं का मुद्दा बहुत बड़ा है इस वक्त। किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव को। क्या मुद्दे हैं ऐसे जो अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को सपोर्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये युवाओं के समर्थक है। आजकल देखा जा रहा है कि युवा बहुत ज़्यादा परेशान है बेरोजगार को लेकर, क्योंकि कोई नौकरी वैकेंसी निकल ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार हो जा रहा है। इस वजह से हम अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव युवाओं के साथ रहते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। अब तक कौन सी सरकार रही है जिसने अच्छा कार्य किया है देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने काम किया। क्या काम किया, कुछ गिना सकते हैं? बहुत सारे काम किया। उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, उन्हें लखनऊ में मेट्रो बनवाई, कानपुर में मेट्रो बनवाई, बहुत सारे ऐसे काम 10-90 बनवाए, कान्हा स्टेडियम बनवाए, बहुत से सारे ऐसे काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश की झलक दिखाई देती है माननीय अखिलेश यादव जी का। अच्छा, वर्तमान की जो सरकार है वो कहती है कि हमने रोजगार दिया है,
रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ युवाओं को बर्बाद करके रख दिया है। कोई भी पेपर होता है, हर पेपर लीक हो जाता है। आरओ का लीक हो गया, यूपी पुलिस का लीक हो गया, बच्चों की उम्र निकल जा रही है। क्या करेंगे बच्चों, बताइए आप। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव की वोटिंग करता हूँ बस। लगता है अखिलेश यादव आएंगे तो जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। यस मैम, राइट। इससे पहले भी अखिलेश यादव की सरकार थी, ऐसा लगता था कि बेरोजगारी नहीं है। मैम बेरोजगारी तो मतलब पहले, लेकिन अभी ज़्यादा है, पहले की तुलना में अभी ज़्यादा है। अखिलेश यादव आने चाहिए। जी मैम। सर, आपसे भी जानना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? सत्ता बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? ना बदलने ना चाहिए, मोदी ठीक है। किस तौर पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनको वोट देने के लिए? मोदी जो है वो इस समय हम उसको देख रहे हैं कि विश्व में सबसे बढ़िया लीडर वही है। अच्छे देश उससे कचक रहे हैं। बाकी और कोई सरकार आ जाएगी ना तो सब साले ये चोरू चक्के लोग बैठे हैं ना, ये जितने हैं इसमें विपक्ष में। अच्छा, महंगाई कह रही, महंगाई बहुत बढ़ी है। तो महंगाई तो चुनाव होगा तो महंगाई तो बढ़नी है। महंगाई तो बहुत पहले बढ़ी है तो आदमी का रोजगार में बिजनेस तनख्वाह नहीं बढ़ी, सैलरी भी तो बढ़ी है। लेबर था पहले 200 रुपये में लेबर आता था, अब 400 रुपये 500 रुपये लेबर ले रहा तो वो नहीं दिख रहा है आदमी को। अच्छा, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा कर चुके हैं, क्या लगता है उनका कुछ ये इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं, वो एक सीट आई है, वो 20 बार बच जाए बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में जीत गए थे यात्रा के ही चलते। तो कर्नाटक में तो सत्ता परिवर्तन, जैसे हिमाचल में जीत गए थे, तो कुछ जगह तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है कि वहाँ का सिस्टम है ना कि 5 साल में ये सरकार, 5 साल में वो सरकार। लेकिन यूपी में अपनी सीट जो एक बच्ची है ना वो भी बचा लें इस बार, बहुत बड़ी बात है। क्या साइकिल दौड़ेगी या हाथ का पंजा या कमल खिलेगा? कमल का फूल तो नहीं खिलेगा, इतना तो पता है। कमल का फूल नहीं खिलेगा। कैसे, मुरझा जाएगा? बिल्कुल क्यों? है इतनी भारी, इतनी धूप देख रही है, इसमें बचेगा कमल का फूल? मुरझा चुका है। साइकिल भी तो पंचर हो सकती है। 4 जून का ऐलान कीजिए, 4 जून का इंतजार कीजिए, ठीक है? हम आएंगे 4 जून को। साइकिल भी पंचर हो सकती है धूप में। साइकिल पंचर हो सकती है धूप में। एक केतली आई है, वो आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री तक का अगर रास्ता ना साफ हो तो आप कहिएगा। मैं तो केतली के साथ हूँ। आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी मेहनत के गठबंधन से चुनाव लड़ना जानते हैं, किसी की विरासत पाए नहीं है, ज़मीन पे मेहनत करके आज लोग उन्हें जानते हैं, किसी की पहचान के मोहताज नहीं है वो। आज दुनिया देश भर में उनको लोग जानते हैं। बाकी रही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात, बहुत बुरे परिणाम आएंगे, आप देखिएगा। ये 400 पार 400 हार इनका नारा है। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे। जिस तरीके से आप गरीबों के घर उजाड़ कर, कहना नहीं चाहूँगा और तो चीज़ें बनाकर आप वोट पाते हैं, पर गरीबों का घर उजाड़ते हैं। अच्छा, अयोध्या का राम मंदिर सीए जो लागू हुआ है अभी हाल ही में, इसको किस रूप में? मैडम, राम मंदिर पे आप चली गई आप, क्योंकि भाजपा ने कहा था कि हम बनवाएंगे, वादा पूरा कर दिया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर से अच्छा ये बताइए, जो अभी जिस तरह भैया एक हमारे बता रहे थे, क्या वहाँ युवा जाके बैठे भीख मांगने के लिए, जूते चप्पल का टोकन लगाए, ये होगा रोजगार? वहीं के लोग, अयोध्या के लोग, देखिए एक आज तक के चैनल पे बोल रहा था, वो अपनी सीवी लेके घूम रहा था कि जब वहाँ के लोगों को रोजगार, वेटर की नौकरी मिल रही है पढ़ने के बाद भी, और जो वहाँ पे रेस्टोरेंट होटल जो भी बड़े बड़े खुले हैं, वहाँ पे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके लोगों को मिली है नौकरी अच्छे पदों पर, तो ये शोषण नहीं है देश का तो क्या है? जनता चुनाव, इस टाइम जो चुनाव है करो मरो का है, जनता जान चुकती है, जनता जागरूक है। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। कौन कर सकता है बात आपके हिसाब से, कौन कर सकता है बात? देखिए वैसे तो मैं समर्थक, मैंने पहले बोल दिया मैं आज़ाद समाज पार्टी का हूँ, पर अगर देखना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस को एनडीए में, तो पसंद तो इंडिया अलायंस को करता हूँ, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, गठबंधन की सरकार को वो करना चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी काम रहे हैं ये कोई सिर्फ फाइलों पे रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसान की आय दुगनी का हो, चाहे जो किसान के सिंचाई का पानी तक पहुंचने तक हो, सब पेपर पर रहे, सिर्फ पेपर पे सारे विकास रहे हैं, कोई भी विकास धरातल पे नहीं दिख रहा है। जब अगर विकास नगर की बात, आप विकास की बात करती हैं तो मैं बात करूँगा विकास नगर की, आप विकास की बात करेंगे, मैं करूंगा विकास नगर की, क्योंकि 2 बार वहाँ ज़मीन धंस गई है। तो ये विकास किया है प्रदेश की सरकार ने, और देश की सरकार ने, माने डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अभी 4 इंजन लगा लो, हमें लगता है और गहरा गड्ढा होगा, क्योंकि जितने इंजन लगेंगे उतना पावर पड़ेगा उस पर ज़मीन पे, तो इस तरह गड्ढे होते रहेंगे। उसी तरह सरकार भी जा रही है। 4 जून को आप देखिएगा परिणाम दूसरे होंगे, जनता को खुशहाली का अब टाइम आने वाला है।
चाय गर्म होती है, सियासत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? सियासत गर्म नहीं है, नरेंद्र मोदी का दिमाग गर्म हो गया है। कैसे बोल सकते हैं ये? वो पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे तो और ज़्यादा लोगों के ऊपर डंडा करेंगे। ये उन्होंने कहा कि और शक्तियाँ करेंगे। उस शक्ति का क्या मतलब है जिसमें लोगों को रोज़गार न मिले? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2022-23 का स्कॉलरशिप बच्चों का नहीं आया। 95% बच्चे भारत के जितने हैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जब आपको स्कॉलरशिप देना ही नहीं था तो बच्चों का फार्म क्यों भरवाया आपने? इधर 2023-24 की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 6000 फार्म जो है समाज कल्याण विभाग को भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? अब वो सारे स्कूलों से अभी ये मांग रहे हैं कि आप ये बताइए कि 60% के अंदर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। जो गरीब तबके के घर के बच्चे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, वो खेती और मजदूरी भी करते हैं, उसके साथ में पढ़ते हैं। 60% से कम नंबर उनके हैं तो उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? संरक्षण तो उनको ज़रूरत है, आरक्षण उनको ज़रूरत है जो गरीब और निर्बल है। आप उनको ना दे करके 60% से ऊपर नंबर लाने वालों को आप देंगे तो आप भैया काहे के लिए उसके कागज़ बनवाने पर 1000-2000 रुपये खर्च करवा लिए आपने? आपको चाहिए था कि क्यों ना अपने सॉफ्टवेयर में कहते 60% जिसका नीचे होगा उसका भरे नहीं जाएगा फार्म। तो आप कितना छलावा करोगे जनता के साथ? और जो 95% छात्र है वो कहीं नहीं किसान, मजदूर और दुकानदार के भी बच्चे हैं उसमें से, जिससे पूरी आबादी प्रभावित है भारत की। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। और बताइए, स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है 23-24 का। 31 तारीख को लैप्स हो जाएगा बजट, फिर कहाँ से आप दोगे? फिर तो आप कह दोगे कि साहब लैप्स हो गया, अब हम दे नहीं सकते पिछले साल का। तो सत्ता बदलनी चाहिए। बिल्कुल सत्ता बदलनी चाहिए। इन झूठों मक्कारों की सत्ता बदल देनी चाहिए। किसको देखना चाह रहे प्रधानमंत्री के तौर पर? जनता का कोई भी आदमी बने, देखना क्या है? कहा कोई चेहरा लिखा हुआ है क्या प्रधानमंत्री बनेगा क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी है क्या कि जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का चेहरा नहीं है? आयातित मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं जो भाजपा के है ही नहीं है। आयातित राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं दूसरे लोगों से पैसा लेकर के, जिनका कहीं भाजपा में नाम गाँव नहीं है, भाजपा के लिए कुछ किया नहीं उन्होंने। ऐसे लोगों के तो बेचने वाली पार्टी है ना, ये तो पैसा बेचने वाली है। मैं खुलेआम कहता हूँ जिसको FIR करना मेरे खिलाफ करके दिखा दे जो सर। 400 पार के सामने किसका वार होना चाहिए कि सत्ता बदले? 400 पार का मतलब समझ लीजिए पहले आप। अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं जहाँ भी वीडियो देखे आपका कोई 400 पार का मतलब बता देता हूँ। वो अंधभक्तों को नहीं बताया, गोदी मीडिया को नहीं बताया उन्होंने कि एक्चुअल में 400 पार सीटें नहीं हैं। 400 पार है 100 रुपये का पेट्रोल, 400 पार 100 का डीजल, 400 पार 100 का तेल, 100 का रिफाइंड, 400 पार। सत्ता में 2024 में आ जाएगा 1000 रुपये का सिलेंडर आपको 4000 का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 2024 में अगर ये निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में तो दोबारा से काबिज होता है तो हर चीज़ के दाम 4 गुने हो जाएंगे। और 4 जून को नतीजे हैं। जनता नतीजे अगर अपने पक्ष में नहीं करेगी 4 जून को तो 2 जून की रोटी कमाना दुश्वार हो जाएगा जनता के लिए। तो मैंने इस चीज़ को फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो है अगर 4 जून को फैसला सही नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी के लिए देश की जनता को तरसना पड़ जाएगा। ये जनता को ही तय करना है, क्योंकि आप देखिए 5 साल होते हैं बदलने के लिए। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, ये 5 साल बाद फिर से मौका है, तो ये जनता को तय करना है। नहीं, हमको बदलने की क्या जरूरत थी? अगर हमारे हितों की बात हो रही होती, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात हो रही होती तो हम ये कहते कि ये सरकार हमेशा रहे। जब तक चलती है सरकार इस तरीके से नीतियों के आधार पर तो वो तो अच्छी चीज़ थी। मगर क्या हुआ 10 साल से, या मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो 6-7 साल से क्या हो रहा है? शिक्षा से हमें महरूम। हाँ, अगर हम कुछ मांगने जाते हैं तो एवरेज में हमें लाठियाँ पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जब अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो हमें मार खानी पड़ेगी। ये कौन सी सरकार है?
और आपने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान किया है। आपने कभी हमारे मुद्दों पे तो बात नहीं करी। अब आप 2024 में जनता के किस मुंह से जाएंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, ठीक बन गया, हो गई काम खत्म, दैट्स ऑल। अब क्या है बाकी का? आप हिंदू मुस्लिम करोगे, जिन्ना पाकिस्तान करोगे, बांटने की काम करोगे। आप कहते हो बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, हम बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, ठीक बात है। सड़कें आप छोटे गांव से बड़े शहरों को जोड़ने का काम कर रहे हो, छोटी सड़कों से बड़ी सड़कों को जोड़ने का काम आप पुल के माध्यम से कर रहे हो, मगर लोगों को दिलों को तोड़ने का जो नीचतापूर्ण काम निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, तो ये भी उसको समझना पड़ेगा। तुम सत्ता में आने के लिए तुम तो इंतजार कर रहे हो कि किसान बॉर्डर पे है, 50-100 जवान मर जाएं, 50-100 किसान मर जाएं, ताकि तुम्हारी जो 2019 की चाल है जिस पे 42 जवान मरे थे, उसकी मौत पे तुमने शहादत की थी। अब तुम चाहते हो किसी तरीके से जवान और किसान मर जाए ताकि उनकी मौत पर फिर एक बार सत्ता में आया जा सके। तुम मौत पर सत्ता करने वाले निर्लज प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी। मैं तुझे खुला चैलेंज देता हूं, तू इस बार सत्ता में नहीं आ रहा है और आने के लिए तू सिर्फ और सिर्फ यही हथकंडे अपनाएगा। सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तेरे पास और कोई काम नहीं है। निर्लज प्रधानमंत्री, तुझे इस पद पर रहने योग्य नहीं है। तू जब चाहे जैसे चाहे इस पद को छोड़ सकता है, इसमें ही तेरी भलाई है। बाकी हार अगर तुमको देखनी है तो यकीनन 2024 में भी खड़े होकर देख लो। देश की जनता मन बना चुकी है, इस बार तुमको सत्ता से वो उखाड़ फेंकेगी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, जनता बदलाव चाह रही है? ज़रूर चाह रही है। क्या लगता है किस वजह से? वजह यह है कि देखिए, ये चाय आज हम 20 रुपए की पी रहे हैं। आज से 15 साल पहले हम इन्हीं के यहाँ आते थे, 5 रुपए की चाय पीते थे। इस सामने महंगाई कितनी हो गई है, आप ये देखिए। मैं खुद पर्सनली MBA करा हुआ हूँ, MBA। 15,000 रुपये की नौकरी मुझे मिल रही थी, मैंने नहीं करी। क्यों? पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरे हिसाब से तो सभी एक जैसे ही हैं। हाँ, हम कुछ नहीं जाने। अरे का तो जान रहे ना, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अगर रामदेव खड़े हुई हैं तो रामदेव दे, ना तो कोई न दे। आप ऐसा काहे बोल रहे हो? और का ये सब नेता ही कहूँ के रहे तो यहाँ देश में ही रहे ना, धरती पर ही रह रहे हैं ना, किसी को तो वोट करेंगे। हमारा इच्छा नहीं है। होगी इच्छा तो रामदेव अगर खड़े होंगे तो देंगे, ना तो नहीं। रामदेव कहाँ से खड़े हो क्या फिर हमारी वोट भी नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? किसी से नहीं खुश है। का वर्तमान का काम कोई से नहीं खुशी है। कोई तो ऐसा नेता होगा, कोई ऐसी सरकार होगी जो आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत। जब से पैदा हुए अभी 2-4 साल से जाने वाले भी हैं। कितने साल की उम्र है? अब वहीं 23 साल उम्र है। 2-4 साल से जाने वाले भी हैं, जब से कॉलेज वहाँ आए हैं। कितनी तक पढ़ाई की है? हम 12वीं के बाद छोड़ दिया तो भैया, और हम पढ़े तो नहीं घूम रहे। क्या कर पैसा फूक का पढ़ाई में नहीं, एक गुमटी डाला बढ़िया, 2-4 रुपया तो मिली हैं। वही पकौड़ा तलना ही रोजगार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। वही बोली रहे, वह करे पर भाई करिए, या तो भीख मांगो या तो पकौड़ा तलो। इस गवर्नमेंट में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, टू बी फ्रैंक, कि अगर आप सिख हैं तो आप खालिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। सिर्फ यही चलता है इनकी गवर्नमेंट में, और कुछ नहीं चलता। हमारे जवान, हमारे सिख जितने तिरंगे में लिपट के आते हैं, उतने आप दिखा दो किसी और में आते हो। हम लोग किसी में भेदभाव नहीं करते। हम हैं सिख, हम है, सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। ये चीज़ सिखानी चाहिए गवर्नमेंट को, ये चीज़ आगे प्रमोट करनी चाहिए। भाई आपको हम लाए हैं तो आप उसको यूज़ टू तो करो, उसको यूज़फुल बनो। आप अच्छे संदेश दो, पढ़ाई के लिए अच्छे संदेश दो, पढ़ाई के लिए लोगों को रोज़गार दो, पढ़ाई शिक्षा करो। लेकिन उल्टी चीज़ों में इन लोग का सब जाता है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वा लें। वहाँ किसान अगर बैठ गए हैं उसमें तो वो खालिस्तानी है, प्योर खालिस्तानी है, और उनके पास फंडिंग बाहर से आ रही है। भाई वो किसान हैं। अब एक 4 करोड़ की गाड़ी लेके एक किसान वहाँ पे पहुँचा, उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, उसको आप कह रहे हो कि फंडिंग हो रही है खालिस्तान से। भाई आप कैसी? वही 1 करोड़ रुपए हम अपने गुरुद्वारों में लंगर भी देते हैं, तो वो भी फंडिंग हमें बाहर से आ रही है। हम नहीं देते, ऊपर वाला देता है। थोड़ी सी मेंटालिटी इनको बदलनी पड़ेगी अपनी।
नो डाउट सरकार ठीक है, लेकिन काम काज नहीं करती कुछ भी। सिर्फ आप लड़वा लो, कुछ अच्छा कुछ प्रोडक्टिव करो कि सब जनता किसी काम आए। कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं करना इन्होंने। अच्छा, एक सवाल है ईवीएम को लेकर। ईवीएम सबसे जो चर्चा में रहता है, जब भी वोट होता है, कोई भी चुनाव हो, ईवीएम को मुद्दा बना। मैं बेटे की बात को पहले थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अभी फंडिंग की बात हुई थी, तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आई बात है ना, उस पर महाराष्ट्र की कोई बीप कंपनी है, करोड़पति है, उनसे करोड़ों का चंदा लिया गया है। बीप कंपनियों से जो गाय के नाम पे गाय सुरक्षा की बात करते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया बीप कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है। बाकी रही बात, आपने ईवीएम पे सवाल उठाया है, तो ईवीएम पे जहाँ तक सीजीआई ने उस पर अपना निर्णय बता दिया कि नहीं, वो तो ईवीएम से ही होगा, और ठीक है, चलिए वो एक विषय नहीं है। मगर मैं बता देता हूँ ईवीएम पे कमी की बात। ईवीएम पे आप पूरी तरीके से 50% या 40% का फ़र्क नहीं डाल सकते। आप 5 to 10% मशीन पे कुछ सेटिंग कर सकते हो। मगर उसके पीछे का एक और कारण बता दूं, देश की जनता को जो कि 37% से अलग 63% है, उसे अपने वोट का अधिकार करते हुए पैरेलली एक तरफ वोट करना है, एक किसी गठबंधन को आपने चुन लेना है। उसी को अगर आप ऐसा करोगे तो यकीनन गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर आपका वोट बढ़ता है, विभाजित होता है, तो फिर हमें 2024 में फिर वही होगा जो मैंने कहा कि 4 जून से अगर आपका निर्णय गलत हो जाएगा तो 2 जून की रोटी कमाना आज जनता के लिए दुश्वार हो जाएगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ना ही खेती सुरक्षित है, ना ही बेटी सुरक्षित है। तो निश्चित है कि 2024 का चुनाव परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है। 4 जून को आप देखिएगा, सत्ता परिवर्तन होगा। युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। हाँ। होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या मुद्दे ऐसे हैं, किनको सबसे पहले आप वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। कर सकता है, कौन सी सरकार कर सकती है? सरकार पे डिपेंड नहीं करता है, आदमी पे डिपेंड करता है कौन कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, सरकार की इस बात करें, क्योंकि सरकार आ रही है फिर जा रही है, मगर युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए बोल रहे हैं कौन सी सरकार ऐसी आए जो युवाओं की बात सुने। इंडिया सरकार, इंडिया अलायंस, ऑफ कोर्स। अच्छा, मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, काफ़ी क्राइटेरिया ऐसे हैं जिससे कुछ, जैसे एम्प्लॉयमेंट जब सबसे मेन चीज़ है एक आदमी के लिए, तो वो सक्सेस नहीं होगा। काम नहीं कर रहे। हाँ। सर बोलने के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं भी बहुत लोगों को सुन रहा था, और एक अजीब सा विडंबना है, जैसे लग रहा है कि सारा कुछ सरकार ने ले लिया। अजीब सा है। अभी लोग बैठ रहे हैं, अभी बात हो रही थी किसान आंदोलन की। मुझे बताइए, जिसके 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, आपको लगता है कि आपके 57 और जनता के बीच में आप जाइए? आप सड़क घेर के क्यों बैठेंगे भाई? आप सरकार को मजबूर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे सरकार को? आपको लगता है हमारे मुद्दे सही हैं? आप जनता के बीच में जाइए, बोलिए हम ऐसा करेंगे। आने वाली सरकार से कहिए कि हमको जो कर, हमको ये देंगे, आप चुनिए। आप तो ये सरकार को ब्लैकमेल करने कि सड़क छेक लेंगे, घेर लेंगे, इनको मार देंगे, उनको काट देंगे, ये कौन सा तरीका? लोकतंत्र में ऐसे चलता है लोकतंत्र क्या? किसी को भी आप किसी को बाध्य क्यों करेंगे? सड़क क्यों घेरेंगे आप भाई? सड़क क्यों घेरेंगे? नहीं, क्यों करेंगे भाई? आप जनता जो 3 महीने बाद आप शांतिपूर्वक करिए। कहा गया रामलीला मैदान में आके कर लिया लोगों ने आंदोलन, आप करिए। आपको लगता है मेरे मुद्दे सही है, जनता के बीच में जाइए आप। किसी को भी, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन केवल सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए हैं। जो लोग जनता द्वारा नकारे गए हैं, उन लोगों ने सारी रणनीति अपनाई है, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। वो जानते हैं कि जनता के बीच में वो नकार दिए जाएंगे। तो भाई ब्लैकमेल करो, सरकार पर दबाव बनाओ, केवल ये है और कुछ नहीं है। सबके लिए काम करने का अवसर है, जो चाह रहा है, जिसको जो करना चाह रहा है वो मिल रहा है। सर, इधर आप देखे होंगे तो युवा सड़कों पर आ गया है, लाठियां पड़ रही हैं। लाठियां मैडम कब नहीं पड़ी हैं? मैंने अपने जीवन में, मैं यूनिवर्सिटी में था, हम लोगों ने भी लाठियां खाई हैं। हम लोग ने कब नहीं लाठी चली? यार हमको बताइए। किसी का काल जीवन का उठा लीजिए, किसी सरकार का काल उठा लीजिए। कब किसान पे तो गोलियां चली, मारे गए। दिग्विजय सिंह के समय में किसान मारे गए थे, आपको भी पता होगा अगर मीडिया में आप हैं तो। यहाँ तो किसान पे गोली लाठी नहीं चली, और यहाँ पर दुनिया का किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, ये सब मुद्दा बनाने की बातें हैं। चूंकि उनके पास मुद्दा, जेन्युइन मुद्दा नहीं है, किसी मुद्दे पर सरकार को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी करो, ब्लैकमेल करो, जो भी कुछ करो, बस ये बात है। विपक्ष बहुमत की बात कर रहा है। बहुमत कहाँ मैडम? कुछ नहीं मिलने वाला है इन लोगों को। ये लोग सब लोग दहाई में रहेंगे। लोग सैकड़ा किसी विपक्ष का पार नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कर्नाटक में जीत हुई, फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, अब कह रहे हैं हम यहाँ पर बहुमत बनाएंगे। अरे
मैडम न्याय यात्रा में कहीं न्याय था? जिस जोड़ों में सारे जितने देश के विरोधी थे उनके साथ जुड़े हुए थे, अर्बन नक्सल सारे उनके साथ घूम रहे थे, जिन्होंने आज तक देश जोड़ने की बात नहीं की, राजीव गांधी के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थे। कौन से न्याय की बात, जब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? भाई भारत टूटा कब है? भारत टूटा कब है जरा मेरे को बताइए। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने भारत तोड़ा 47 में किसके समय में भारत टूटा था? इन्हीं के समय तो टूटा था भारत, और वही भारत जोड़ने निकले हैं। कमाल की बात है। सारा कारनामे आपके किए हुए हैं, किसानों को दुर्गति सालों में पहुंचाई, सेना को आपने कहां छोड़ा हुआ है? सबका चौपट आपको भी पता होगा मैडम, 12 में 14 दिन का गोला बारूद नहीं बचा था भारतीय सेना के पास। जब रिपोर्ट गई थी, गोपनीय गई थी रिपोर्ट, तो आपने पढ़ा होगा। ये हालत में देश को कहीं का किसी के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं था। देश कंगाली की हालत में जो थी, फ्रेजाइल 5 में भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती होती थी। हम लोग हर टीके के लिए इंतजार करते थे, कृपा हो जाए, पश्चिम की कृपा हो जाए मेरे ऊपर, पश्चिम हमको कुछ टपका दे दाना, और आज हम देने की स्थिति में उनको। क्या ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है? हमारी आंखें बंद हैं। एक टीके के लिए आपको पता होगा कि हम लोग विनती करते थे यूएनओ से और फलाने से ढिमाके से कि हमारे ऊपर कृपा कर दो भैया, हमको कुछ दवा दे दो, हमको इंजेक्शन दे दो, हमको इंजेक्शन दे दो। आपको पता होगा कि ये पोलियो की दवा कितने दिन बाद हमको मिली? इरेडिकेशन होने में 400 साल लग गया, और आपने ये कोरोना आया और हम लोगों ने दवा दुनिया को भेजी हम लोगों ने। तो ये परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आज बताइए यूपीआई, हम लोग हर मुद्दे पे, चाहे टेक्निक हो चाहे कोई चीज़ हो, हम लोग विदेश का मुंह देखते थे कि विदेश वाले आएंगे हमारे लिए करेंगे। आज यूपीआई पूरी दुनिया देख रही है कि यूपीआई कैसे काम कर रहा है, वो सीखना हमसे चाह रहे हैं। पीछे चलने की रणनीति खत्म हो गई कि हमको किसी के पीछे नहीं चलना है, हमें आगे करना है, हमें लीड करना है। तो क्या हमें आंखें बंद, हम लोग देख नहीं रहे? हम लोग अर्थव्यवस्था सुधरी है बहुत मैडम। आप किसी फील्ड में आप अर्थव्यवस्था के कोई मापदंड उठा लीजिए, आर्थिक उत्पादन देख लीजिए, खनिज उत्पादन देख लीजिए, आप सड़कों का निर्माण देख लीजिए, पुलों का निर्माण खोज लीजिए, आप कोई पैमाना चुन लीजिए। आप किसी भी 10 साल की कोई सरकार इतिहास की चुन लीजिए, कोई पैमाना आप चुन लीजिए। आप सड़कों के निर्माण में, पुल के निर्माण में, बंदरगाह के निर्माण में, क्या कहते हैं, निर्यात के निर्माण में, किसी भी संदर्भ में आप चुन लीजिए। आर्थिक प्रगति में आप चाहे कृषि को चुन लीजिए, या प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चरिंग को चुन लीजिए, आप सेवा को चुन लीजिए, किसी फील्ड में चुनिए, कहीं भी चुन लीजिए, और कोई पैमाना बताइए जहाँ भारत सरकार पीछे हो, ये वाली 10 साल। ये मेरा कहना। रुझान जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में है। जैसा कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके जो हिंदू जनमानस का दिल जीता है, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष के पास कोई भी किसी भी तरह का कोई नेता नहीं है जो मोदी जी के लेवल का हो और उन्हें कोई टक्कर भी दे पाए इवन। क्योंकि जो मुद्दे मोदी जी के पास हैं, मोदी जी अगले 5 साल का प्लान लेके बैठे हुए हैं। उनका रोड मैप क्या है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए? उन्होंने कहा कि हमें आगे 5 साल क्या करना है, उन्होंने पूरे एजेंडा अपना क्लियर किया। 47 को लेकर चल रहा है वो विजन 47 उनको विकसित भारत को लेकर चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई भी ना तो नीति है, ना नीयत है, और ना ही कोई नेता है। किसी भी तरह का विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल आपस में लड़ रहे हैं। और हर स्टेट में अलग अलग उनकी गठबंधन है, हर स्टेट में अलग अलग। ममता जी कह रही हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर एकला चलो का नारा दे दिया। एकला चलो का नारा दे दिया। यूपी में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी और राहुल जी साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन अब आने वाले, एक बार और लड़े थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार आए हैं, लेकिन कोई भी उनका बहुमत नहीं आ पाया है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब यही है, कोई भी इवन नॉर्थ की बात करें या साउथ में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी थोड़ा सा कमज़ोर हैं, लेकिन वो अपना फोकस साउथ को लेके कर रहे हैं। साउथ में कोई भी लोकल पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां होती हैं, वो केवल 10-20 सीट ले आके बार्गेन करती हैं सेंटर में आके कि मुझे ये पोर्टफोलियो दे दीजिए, मुझे रेलवे दे दीजिए, मुझे कोई और पोर्टफोलियो। तो आखिर एट द एंड ऑफ क्या होता है कि वो जनता के पैसे को लूटते हैं, और उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी नीति नहीं है। आप देखिए विदेश नीति मोदी गवर्नमेंट की, जो लोकल आप देखिए 370 भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो हटाया, राम मंदिर का मुद्दा था, या यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें वो भी लेके आ गए हैं। तो सारे जो भी उनके संकल्प पत्र जो वो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो अपना पूरा कर रहे हैं, जो भी उनका संकल्प है। CAA लागू कर दिया उन्होंने, इवन NRC भी लाने का प्लान है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स का रोड मैप उनके पास है कि हमें आगे क्या करना है।
यही है मेरा कहना। बाकी तो 4 जून को पता चलेगा क्या होने वाला है। थैंक यू। तो आपने अभी यहाँ पर देखा जो जनता है सबकी अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा, यानी कि 4 जून जब देश का परिणाम आएगा और जनता अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। फिलहाल इंतजार करते हैं 4 जून का। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं ममिता, NTV न्यूज़ पक्ष लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।